Kids, today we are going to start our new chapter from book Roots and Wings, and the chapter is A Dialogue with Bill Gates. So let us read it. What is written over here? Can you name the people shown in the picture who have done us all proud? इस चैप्टर के अंदर हम बिल गेट्स के बारे में बात करेंगे, बट बिफोर दैट दे आर शोइंग अस सम ऑफ द पिक्चर्स जिनमें उन्होंने अलग अलग लोगों की फोटो दे रखी है जिनके ऊपर हम सभी को प्राउड है. सो लेट अस सी ये किन की पिक्चर है. दिस फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ लिएंडर पेस, हु इज अ टेनिस प्लेयर, इंडियन टेनिस प्लेयर. लिएंडर पेस इज इंडियन टेनिस प्लेयर. And the another one is, second one is Rakesh Sharma, and he is first Indian citizen to enter space. He is first person who went on space. And the next is Ratan Tata. He is Indian industrialist and is a big industrialist. And the next is Bill Gates. Now in this chapter we are going to read about Bill Gates. So let us start. Some people reached unprecedented heights of success with their consistent efforts and undaunted spirit. What is said here कि कुछ लोग जो हैं अपनी ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं. अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? अभूतपूर्व. मतलब इतनी ज़्यादा ऊंचाइयां और इतनी ज़्यादा जिसको कि लोग याद रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक. तो कई लोग ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं अपने कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर एफर्ट्स, निरंतर अपने एफर्ट्स से, और अनडाउंटेड स्पिरिट मतलब उनकी कभी ना धूमिल होने वाली इच्छा, एक इच्छा जिससे कि वो कभी भी भलाई के कामों की तरफ या फिर अच्छाई के कामों की तरफ निडर होकर बढ़ते रहते हैं. तो दैट इज अनडाउंटेड स्पिरिट. कुछ लोग ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं. अ फ्यू ऑफ देम रिजॉल्व टू गेट आउट ऑफ द वे एंड एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड टू अपलिफ्ट द नीडी. और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं और साथ के साथ अपना एक हेल्पिंग हैंड भी प्रोवाइड करते हैं नीडी को, जो ज़रूरतमंद होते हैं. नीडी मतलब ज़रूरतमंद, उनको उठाने के लिए, जो गिरे पड़े हैं उनको उठाने के लिए. कई होते हैं जो पैसा कमाए और उसको अपने ऊपर लगा लिया, अपने बच्चों पर लगा लिया, दैट्स ऑल. बट कुछ लोग ही होते हैं उनमें से जो कि अपने से जो नीचे लोग हैं या फिर जो गरीब लोग हैं उनको उठाने की कोशिश करते हैं. दे इंटेंड टू गिव बैक टू सोसाइटी इन अ जनरस वे. और वो क्या कोशिश करते हैं? वो कोशिश करते हैं कि वो समाज को वापस दे सकें जो उन्होंने कमाया है, जो उन्होंने इज्जत कमाई है, शोहरत कमाई है, जो पैसा कमाया है, वो एक अच्छे तरीके से उनको सोसाइटी को वापस दे सकें. बिल गेट्स इज़ वन सच पर्सन. लेट अस रीड अबाउट हिम. तो बिल गेट्स भी एक इस तरह का ही एक पर्सन है जो कि दूसरों की भलाई का काम करते हैं. तो अब उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं. India conferred the Padam Bhushan Award on billionaire, philanthropist and Microsoft co-founder Bill Gates and his wife Melinda Gates in 2015 for their remarkable work to improve health in developing countries. इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने पद्म भूषण अवार्ड दिया. बिलियनियर मतलब लखपति, फिलंथ्रोपिस्ट मतलब जो कि समाज भलाई के काम करते हैं. A person who works for the welfare of others, especially by donation, जो डोनेशंस वगैरह देकर लोगों की भलाई का काम करते हैं. तो वो जो पर्सन है, लखपति इंसान है. कौन है? बिल गेट्स. माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर. माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, आपने देखा होगा आपके जो पीसी हैं, कंप्यूटर पे जो आप काम करते हो, मेनली दैट आर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. माइक्रोसॉफ्ट आपने सुना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यू पीपल हैव रेड इट मैनी टाइम्स. तो उसका जो फाउंडर है वो कौन है? बिल गेट्स. तो उसको उन्होंने, बिल गेट्स को और उसकी वाइफ को पद्म विभूषण अवार्ड मिला इंडिया की तरफ से 2015 में. किस लिए? फॉर देयर रिमार्केबल वर्क टू इम्प्रूव हेल्थ इन डेवलपिंग कंट्रीज. कि डेवलपिंग कंट्रीज में वो हेल्थ की कंडीशन मतलब लोगों के स्वास्थ्य की कंडीशन को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं. देयर फाउंडेशन नेम द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन. इनकी जो फाउंडेशन है उसका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन. इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड एंड हैज पोर्ड इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू मेडिकल रिसर्च इन डेवलपिंग कंट्रीज. इन्होंने क्या किया है? बिलियंस ऑफ मतलब लाखों डॉलर, लाखों रुपए जो हैं उन्होंने मेडिकल रिसर्च के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में, जो कंट्रीज अभी डेवलप कर रही हैं उन कंट्रीज में उन्होंने लगाया है. इंडिया इज वन ऑफ देम. सो फर्दर
Entrepreneur Bill Gates founded the world's largest PC software company called Microsoft with Paul Allen, and he subsequently became one of the richest man in the world according to the Forbes list from 1995 to 2014. What is written over here कि एंटरप्रेन्योर जो है बिल गेट्स, एंटरप्रेन्योर मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब जो कि अपना पैसा लगाते हैं और उसको किसी बिजनेस के द्वारा बढ़ाने की कोशिश करते हैं. तो दिस एंटरप्रेन्योर जो है बिल गेट्स जो है उसने क्या किया, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी बनाई. कौन सी कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट. और उस कंपनी को किसके साथ बनाया? विद पॉल एलन. पॉल एलन कौन था? उनका फ्रेंड था. उसके साथ एक पार्टनरशिप के अंदर उन्होंने ये कंपनी बनाई. एंड ही सब्सिक्वेंटली बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन. और तभी वो क्या बन गया? रिचेस्ट मैन, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स. फोर्ब्स की एक लिस्ट निकलती है, फोर्ब्स की एक लिस्ट निकलती है. उस लिस्ट के अकॉर्डिंग 1995 से लेकर 2014 का सबसे अमीर आदमी बन गया बिल गेट्स. विलियम हेनरी गेट्स III, पॉपुलरली नोन एज बिल गेट्स. बिल गेट्स को विलियम हेनरी गेट्स III भी बोला जाता है, मतलब उनकी तीसरी पीढ़ी होगी उस हिसाब से. Was born on 28 October 1955 in Seattle, Washington to William H. Gates Sr. and Mary Maxwell. ये जो थे बिल गेट्स, उनको विलियम हेनरी गेट्स III भी बोला जाता. और उनका जन्म कब हुआ? 28 अक्टूबर 1955 को उनका जन्म हुआ. कहाँ पर? सीटल, वॉशिंगटन. वॉशिंगटन की एक जो सिटी है सीटल, वहाँ पर इनका जन्म हुआ. और उनके फादर विलियम हेनरी गेट्स सीनियर एंड मैरी मैक्सवेल, उनकी जो मदर का नाम था. ही ग्रू अप इन एन अपर मिडिल क्लास फैमिली विद 2 सिस्टर्स. और ये ग्रू अप मतलब बड़े हुए. किस फैमिली में बड़े हुए? अपर मिडिल क्लास फैमिली. क्लास होती है लोअर क्लास होती है, मिडिल क्लास होती है, अपर क्लास होती है. तो ये अपर मिडिल क्लास में इनका जन्म हुआ और अपनी 2 बहनों के साथ ये वहाँ पर रहते थे. He had a very close relationship with his mother. और इनका अपनी मदर के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता था. मतलब जैसे क्लोज रिलेशनशिप बोलते हैं कि जिसमें हम एक दूसरे के साथ सभी कुछ बातें शेयर कर लेते हैं. तो उनकी मदर मैरी के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था. The Gates family atmosphere was warm and close. उनका जो एटमोसफेयर था बहुत ही अच्छा था, वार्म था और तनाव रहित था. और क्लोज मतलब एक दूसरे से सारे अटैच थे, प्यार उनमें था. एंड ऑल द 3 चिल्ड्रन वर एनकरेज्ड बाय पेरेंट्स टू बी कम्पिटिटिव एंड स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस. और तीनों बच्चों को उनके जो माता पिता हैं उनके द्वारा ये एक शिक्षा दी गई थी कि कंपटीशन में आगे बढ़ो, एक दूसरे से आगे बढ़ो. और स्ट्राइव का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ टू मेक ग्रेट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग. और अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करो कि ताकि तुम एक्सीलेंस पर पहुंच सको, मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा तुम निपुण बना सको किसी चीज़ में. बिल शोड अर्ली साइंस ऑफ बीइंग कम्पिटिटिव. और बिल ने क्या किया? बिल शुरू से ही मतलब बचपन से ही उसके अंदर इस तरह के गुण जो हैं वो दिखने लगे थे. एज ही कोऑर्डिनेटेड फैमिली एथलेटिक गेम्स, क्योंकि उसकी जो फैमिली में एथलेटिक गेम्स होती थी. और एट देयर समर हाउस ऑन पजेट साउंड, यहाँ पे इन्होंने उनके हाउस का जो है प्लेस का नाम दिया हुआ है कि वहाँ पर जो उनकी एथलेटिक गेम्स होती थी तो वहीं पे उसका जो कम्पिटिटिव नेचर था, अच्छा सा जो उनका आगे बढ़ने वाला जो नेचर था वो सामने आया. बिल वॉज एनरोल्ड एट सीटल लेकसाइड स्कूल व्हेन ही टर्न 13. जब बिल 13 साल के हुए तो एनरोल मतलब एडमिशन कराया गया उनका. कहाँ पर? सीटल लेकसाइड स्कूल. वहाँ पर जो स्कूल था उसका नाम है सीटल लेकसाइड. उस स्कूल में इनका एडमिशन कराया गया. एंड एक्सेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट, और वो हर एक सब्जेक्ट में माहिर थे, स्पेशली इन मैथ्स एंड साइंस. मैथ्स और साइंस में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे. ही ऑल्सो डिड वेरी वेल इन ड्रामा एंड इंग्लिश. और ड्रामा जो जैसे आपके भी क्लास में स्कूल में कॉम्पिटिशन होते रहते हैं तो उनमें भी वे बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे. और इंग्लिश भी इनकी बहुत अच्छी थी. एट लेकसाइड स्कूल अ कंप्यूटर कंपनी ऑफर टू प्रोवाइड कंप्यूटर टाइम फॉर स्टूडेंट्स. और उसी स्कूल में, लेकसाइड स्कूल में क्या हुआ, एक कंप्यूटर बनाने वाली जो कंपनी थी, कंप्यूटर की कंपनी थी, उन्होंने कंप्यूटर टाइम स्टूडेंट्स को ऑफर किया.
बिल गेट्स मेट पॉल एलन एट स्कूल, और यहीं पर ही बिल गेट्स जो थे उनकी दोस्ती हुई पॉल एलन से, जो उनके स्कूल के साथी थे। एंड दे बिकेम फास्ट फ्रेंड्स, और ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। शेयरिंग अ कॉमन एंथुसियाज्म ओवर कंप्यूटर्स, और दोनों का सेम इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स के लिए, सेम उनकी एक इच्छा थी कंप्यूटर लाइन में कुछ करने की, तो वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। बिल ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल इन 1973। 1973 में बिल जो है उन्होंने स्कूल पास कर लिया एंड जॉइंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू हिज पेरेंट्स विशेस टू बिकम अ लॉयर। उसके जो पेरेंट्स थे, बिल गेट्स के जो पेरेंट्स थे, उनको लॉयर बनाना चाहते थे, तो उनकी विश के अकॉर्डिंग उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। बट हिज इंटरेस्ट वॉज ऑलवेज इन कंप्यूटर्स, लेकिन उनका इंटरेस्ट हमेशा से ही कंप्यूटर्स में था। इन 1974 ही ड्रॉप्ड आउट of the university after discussion with his parents who supported him। 1974 में क्या किया, उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया अपने पेरेंट्स से डिस्कस करने के बाद। आफ्टर डिस्कशन, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, और पेरेंट्स ने भी उसको सपोर्ट किया, उनका साथ दिया। फिर क्या हुआ, इन 1976 माइक्रोसॉफ्ट वॉज सेटअप इन पार्टनरशिप विद पॉल एलन। 1976 में उन्होंने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट बनाई, एक कंपनी बनाई विद पार्टनरशिप विद पॉल एलन। पार्टनरशिप किसके साथ की, पॉल एलन। पॉल एलन कौन था, उनका फ्रेंड था। इन 1978 द कंपनी ग्रॉस्ड $2.5 मिलियन। 1976 में कंपनी बनाई, और 1978 में ही $2.5 मिलियन का उनको इनकम उनको बेनिफिट हुआ। विद बिल एज द CEO, बिल जो थे उसके कंपनी के CEO थे एंड चेयरमैन ऑफ द कंपनी, कंपनी के चेयरमैन थे। इट्स सर्ज्ड अहेड, और बिल की ही नेतृत्व में, बिल की ही डायरेक्शन के अंडर ये कंपनी आगे बढ़ती गई। सर्ज्ड मतलब मूव, आगे बढ़ती गई। एंड बाय 2014 हिज वेल्थ वाज मोर देन $82 बिलियन। और 2014 तक पहुंचते पहुंचते जो कंपनी की वैल्यू, कंपनी की जो इनकम थी, पहले 2.5 मिलियन थी, $2.5 मिलियन, वो बढ़कर $82 बिलियन होगी। सी हाउ मच इट हैज़ ग्रोन। देन मीनवाइल ही मेट मेलिंडा फ्रेंच इन 1989, और तभी इसी दौरान उन्होंने क्या किया, वो मिले किससे, मेलिंडा फ्रेंच से। मेलिंडा कौन थी, आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, मेलिंडा वाज हिज वाइफ। तो मेलिंडा फ्रेंच से वो मिले एंड दे सब्सिक्वेंटली गॉट मैरिड इन 1994, और तभी उन दोनों की शादी हो गई 1994 में। बट बिल गेट्स वॉज डिवास्टेटेड व्हेन हिज मदर वॉज डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर एंड डाइड लेटर द सेम ईयर। डिवास्टेटेड मतलब कॉज सीवियर शॉक और ग्रीफ, कि वो बिल गेट्स जो थे वो दुख से भर गए, और उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगा जब उनको पता लगा कि उनकी मदर को डायग्नोज किया गया है, उनकी मदर को ये पता लगाया गया है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है, एंड शी डाइड इन द सेम ईयर, और उसी दौरान उसी साल में उनकी डेथ हो गई। विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ, फिर उन्होंने क्या किया, उनकी वाइफ की मदद से, वाइफ कौन थी, मेलिंडा, बिल बिगेन टू रियलाइज दैट ही हैड एन ऑब्लिगेशन टू गिव मोर ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी। मेलिंडा जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छे विचारों वाली थी, तो उन्होंने उनको इंस्पायर किया, उसकी हेल्प के साथ उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी एक में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक ये उनका दायित्व बनता है समाज के प्रति कि वो समाज के लोगों की भलाई के लिए कुछ करें, चैरिटी करें, कुछ लोगों को जो है दान धर्म करें। फिर क्या हुआ, ही टुक इंटरेस्ट इन फिलिंग हिज मदर्स रोल एज अ सिविक लीडर, और फिर उन्होंने क्या किया, ये कैसे एक इंटरेस्ट लेने लग गए, वो किस तरह से उनकी मदर का रोल निभाने के लिए। सिविक लीडर मतलब पब्लिक लीडर, पब्लिक के अंदर एज अ लीडर अपने आप को वो अपनी मदर की जो उनकी याद थी उसको उन्होंने उसमें कन्वर्ट कर लिया, और वो अपनी मदर वाला रोल निभाने लगे सोसाइटी में। द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन वॉज फॉर्म्ड इन 2000 फॉर फिलैंथ्रोपिक वर्क। फिर उन्होंने क्या किया, एक कंपनी एक और बनाई, एक फाउंडेशन बनाई जिसका नाम था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और किस लिए बनाई, फॉर फिलैंथ्रोपिक वर्क। फिलैंथ्रोपिक वर्क, दिस वर्ड बिफोर ऑल्सो इट केम, इसका मतलब क्या है, मानवता भलाई के कामों के लिए उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई। बिल गेट्स हैज स्टेप्ड डाउन एज चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन चैरिटी वर्क। उन्होंने क्या किया, ही स्टेप्ड डाउन मतलब वो अपनी चेयरमैन की कुर्सी से उतर गए, उन्होंने अपनी चेयरमैन की कुर्सी का त्याग कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट की चेयरमैन की कुर्सी का त्याग कर दिया, एंड इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन चैरिटी वर्क, और अब वो
चैरिटी मानवता भलाई के कार्यों में अपना ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ही कीप्स विजिटिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पर वो विजिट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया इन कनेक्शन विद दिस वर्क। और इंडिया में भी, मतलब इंडिया को मिलाकर बाकी भी बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं जो अभी बढ़ रही हैं, तो उनमें वो विजिट करते रहते हैं अपने समाज भलाई के कार्यों के लिए। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज विजिट्स टू अ स्कूल, बिल वॉज इंटरव्यूड बाय अंजू, और एक उनका जो विजिट हुआ स्कूल में, तो उस स्कूल के अंदर उनका इंटरव्यू हुआ अंजू के द्वारा, द एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन, जो उस स्कूल की मैगजीन की एडिटर थी। Here are some extracts from the interview wherein he speaks about his childhood, और यहाँ पर उस इंटरव्यू की कुछ अहम बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिसमें वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे हैं, अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं, एंड हिज विजन फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स, और उनका क्या गोल है, क्या उनका एक थिंकिंग का है कि वो अगले 15 सालों में इस दुनिया को किस जगह पर देखते हैं, उनका क्या नज़रिया है। तो इस बारे में जो उनकी बात हुई, उस इंटरव्यू के कुछ जो पार्ट हैं यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं। नोट क्या दिया हुआ, दिस इज एन इमेजिनरी इंटरव्यू बट रिफ्लेक्ट्स द व्यू ऑफ बिल गेट्स। इमेजिनरी मतलब एक ख्याल है, ये मतलब रियल इंटरव्यू नहीं है। एक जो ऑथर है इस चैप्टर का, उसके द्वारा एक इमेजिन किया गया एक इंटरव्यू है, लेकिन इसके अंदर बिल गेट्स के सारे विचार नजर आते हैं। अंजू क्या कह रही है, सर आई वेलकम यू टू आवर स्कूल, मैं आपका अपने स्कूल में स्वागत करती हूँ। वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हेयर टुडे, हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर हमारे साथ हैं आज। बिल गेट्स ने क्या कहा, थैंक यू, आई एम ग्लैड टू बी विद यू ऑल, मुझे भी आपके साथ मिलकर, आपके साथ बैठकर बहुत खुशी हुई। आई अप्रिशिएट द वार्म वेलकम दैट आई रिसीव्ड इन द मॉर्निंग असेंबली, मैं प्रशंसा करता हूँ जिस तरह से आपने मेरा स्वागत किया मॉर्निंग असेंबली में, सुबह जो असेंबली हुई थी उसमें जिस तरह से आपने मेरा स्वागत किया, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। आगे अंजू क्या कह रही है, वी आर थ्रिल्ड टू हैव यू हियर, हम आपको यहाँ पाकर रोमांचित हो गए, हम रोमांच से भर गए हैं। इट वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू, ये जो हमारी मॉर्निंग असेंबली में हमने जो आपका वेलकम था किया, वो क्या था, हमारा प्यार था और हमारा जो रिस्पेक्ट है, आदर है आपके लिए, उसकी ही एक झलक थी। सर टेल मी एज अ चाइल्ड यू मस्ट हैव ऑल्सो बीन फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गेम्स लाइक अस, आप भी हमारी तरह, जब आप छोटे थे, बच्चे थे, आप भी हमारी तरह गेम्स खेलने के लिए आपको अच्छा लगता था गेम्स खेलना, गेम्स के आदी थे आप, आपको गेम्स में पार्ट लेना अच्छा लगता था। बिल गेट्स ने क्या कहा आगे, ओ येस आई एंजॉयड प्लेइंग बोर्ड गेम्स, हाँ मुझे गेम खेलना अच्छा लगता था और मैं बोर्ड गेम्स खेलता था। बोर्ड गेम्स कौन सी होती है, जैसे लूडो हो गई, मोनोपोली हो गई, चेस हो गई, दैट आर मेड और ड्रॉन ऑन द बोर्ड, सो दैट आर बोर्ड गेम्स। तो रिस्क बीइंग माई फेवरेट, वो कह रहा है कि मैं बोर्ड गेम्स खेलता था क्योंकि मुझे जोखिम उठाना अच्छा लगता था। आई वॉज वेरी गुड एट प्लेइंग मोनोपोली, मोनोपोली इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस गेम, ही इज सेइंग कि मैं वो गेम खेलता था और मुझे वो खेलना बहुत अच्छा लगता था। Then Anju, oh what kept you occupied when you found time? अच्छा, तो आपको कौन सी एक्टिविटी थी जो आपको बिजी रखती थी, जब आपको टाइम मिलता था तो कौन सी एक्टिविटी आप करते थे? बिल गेट्स, आई वॉज अ वोरेशियस लीडर, मतलब वोरेशियस का मतलब कि मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा इच्छा रहती थी पढ़ने की, रीड करने के लिए, तो मैं रीड करता था। आई वुड स्पेंड आवर्स रीडिंग रेफरेंस बुक लाइक इंसाइक्लोपीडियाज। बिल गेट्स इज सेइंग कि मैं अपने टाइम में, जब मैं छोटा होता था तो मैं घंटों बिता देता था रेफरेंस बुक्स पढ़ने के लिए, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया होती है। इंसाइक्लोपीडिया यू वुड हैव सीन, इफ़ यू हैव नॉट सीन आई एम टेलिंग यू, जैसे आपने डिक्शनरी तो देखी होगी, डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग होता है ना। अगर आप कोई वर्ड का मीनिंग देखना चाहते हैं तो आप उस वर्ड को सर्च करते हैं तो उसका मीनिंग हमें मिल जाता है, हिंदी या इंग्लिश या जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिक्शनरी, बट उसमें हर एक वर्ड का एक काइंड ऑफ ब्रीफ इंट्रो दी होती है, उसके अंदर उसके बारे में बताया होता है। देन फर्दर वी हैव अंजू, ओके लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर बीइंग कन्फर्ड विद पद्म भूषण अवार्ड इन 2015। तो मैं आपको बधाई देती हूँ कि आपको 2015 में पद्म भूषण अवार्ड जो मिला है उसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। बिल गेट्स कहते हैं, ओह थैंक यू। देन अंजू,
When was the Bill and Melinda Gates Foundation set up and what was the idea behind it? आगे अंजू पूछ रही है कि जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन थी वो कब स्थापित हुई, कब वो बनी और इसके पीछे क्या आइडिया था आपका. बिल गेट्स. The primary aims of the foundation are globally to enhance healthcare and reduce extreme poverty. उन्होंने क्या कहा कि जो फाउंडेशन बनी उसका जो प्राइमरी मेन जो एम था वो क्या था, ग्लोबली मतलब पूरे संसार में. टू एनहेंस हेल्थ केयर, एनहेंस मतलब बढ़ावा देना, हेल्थ केयर को बढ़ावा देना, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य के केयर को बढ़ावा देना, एंड रिड्यूस एक्सट्रीम पॉवर्टी और पॉवर्टी को, गरीबी को कम करना. एंड इन अमेरिका टू एक्सपैंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ये तो था जो कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, वहाँ पर पॉवर्टी को ख़त्म करना और हेल्थ केयर को बढ़ाना. और अमेरिका में उनका क्या एक एम था कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, पढ़ाई से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो चांस हैं, जो उनके काइंड ऑफ आगे उनको जो बच्चों को जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए उसको बढ़ाना. एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में उसको बढ़ाना. द फाउंडेशन इज़ बेस्ड इन सीटल वाशिंगटन. जो फाउंडेशन है वो कहाँ पर है, वाशिंगटन में, जो सीटल कंपनी है वहाँ पर ये स्थापित है. अंजू क्या पूछ रही है, कैन यू शेयर द नेम्स ऑफ द ट्रस्टीज हु कंट्रोल इट. क्या आप हमारे साथ ट्रस्टीज के नाम शेयर कर सकते हैं जो कि इस फाउंडेशन को चलाते हैं. बिल गेट्स ने बोला श्योर, मीन्स पक्का. द 3 ट्रस्टीज आर मेलिंडा गेट्स. जो इसके 3 ट्रस्टीज हैं वो कौन है, एक है मेलिंडा गेट्स, दूसरा है वॉरेन बफेट एंड मी कौन, बिल गेट्स. तो ये 3 जो हैं इस फाउंडेशन के ट्रस्टीज हैं. देन अंजू क्या पूछ रही है, What are the various areas in which the foundation is involved in India? जो इंडिया है, इंडिया के अंदर कौन कौन से एरिया में ये फाउंडेशन काम कर रही है, किस किस एरिया में ये जो फाउंडेशन है वो काम कर रही है. बिल गेट्स क्या कहते हैं, वेल आर न्यू दिल्ली ऑफिस ओवरसीज द वर्क ऑफ द फाउंडेशन ऑफ इंडिया. उन्होंने क्या बोला कि हमारा जो न्यू दिल्ली में जो ऑफिस है वो हमारे इंडिया के अंदर जो भी हमारे काम चलते हैं उनको देखता है. वी वर्क इन वेरियस सेक्टर्स, हम बहुत सारे सेक्टर्स में काम करते हैं. दैट इंक्लूड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ. मैटरनल मतलब माँ और बच्चे की केयर, जब बेबी होने वाला तो माँ और बच्चे की हेल्थ सही रहे. न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सर्विस, जो पोषण है, बच्चों को पोषण मिले और स्वास्थ्य के से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं वो मिले. वैक्सीन्स मतलब अलग अलग जैसे मेडिसिन्स हैं या फिर डोज जो मिलनी चाहिए बच्चों को या फिर मदर्स को, उसके बारे में उनको इन्वेंट करना और उनको लगवाना. एंड रूटीन इम्यूनाइजेशन मतलब रूटीन मतलब डेली, मतलब एक पर्टिकुलर रूटीन के अंदर कि ये काम होना चाहिए तो उसके अंदर इम्यूनाइजेशन मतलब जो इंजेक्शंस वगैरह बच्चों को लगते हैं, दैट ऑल. एंड फैमिली प्लानिंग, लाइक कितने बच्चे होने चाहिए और उनका सब स्वास्थ्य सही रहे, उनको खाने पीने का सही से चीज़ें मिले, दैट ऑल. देन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, खेती से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हो. सैनिटेशन मतलब जो क्लीनलीनेस रहे, क्लीनलीनेस से रिलेटेड या फिर वॉशरूम्स एंड ऑल की अवेलेबिलिटी, दैट ऑल. एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है तो इस तरह की डिजीजेस को कंट्रोल किया जाए. एंड एड्स को भी कंट्रोल किया जा सके. वी ऑल्सो हेल्प इन पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम. इंडिया हैज़ बिन डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री. वो उन्होंने क्या बोला कि हमने जो इंडिया में पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम चला था, इरेडिकेशन मतलब रिमूवल, जो बच्चों को बचपन में ही इंजेक्शन लगते हैं तो उनसे क्या होता है कि बच्चों को पोलियो नहीं होता. तो उन्होंने बोला कि हमने उस पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम में भी हमने भाग लिया था, हमने उसमें हेल्प की थी. तो अब जो है इंडिया जो है उसको पोलियो फ्री डिक्लेयर किया जा चुका है कि अब इंडिया में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको पोलियो हो. तो इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री. तो उसमें बिल गेट्स का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा अकॉर्डिंग टू हिम. आगे अंजू क्या कह रही है, येस सर, आई एम श्योर द फाउंडेशन वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशन. हाँ जी सर, मैं समझती हूँ कि जो ये फाउंडेशन है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके, मतलब उनके साथ ज्वाइन होकर वो काम करती होगी. बिल गेट्स ने बोला, ओ येस, वी वर्क इन पार्टनरशिप विद द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया. हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, सेंट्रल मतलब
पूरे देश की, स्टेट मतलब एक राज्य की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उनके साथ मिलकर ये इस तरह के जो समाज भलाई के काम हैं वो करते हैं। साथ में और कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो उनका जो एम होता है प्रॉफिट कमाना नहीं होता। कम्युनिटी ग्रुप्स मतलब कम्युनिटी मतलब समाज में जो ग्रुप्स बने होते हैं, जो एक सोसाइटीज़ बनी होती हैं उनके साथ, या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो, एंड द प्राइवेट सेक्टर और जो कुछ निजी जो सेक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर हम ये काम करते हैं। फिर आगे अंजू क्या पूछ रही है, सर मैं आई आस्क यू, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, व्हाट आर द चेंजेस यू सी इन द नेक्स्ट 15 years वेयर द फाउंडेशन विल ऑल्सो प्ले अ बिग रोल, डू यू शेयर योर विजन विद अस। आगे उन्होंने क्या पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंजू ने पूछा कि आप अगले 15 सालों में क्या देखते हो कि आपकी जो फाउंडेशन है किस चीज़ में बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है, किस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाने वाली है, आपके नेक्स्ट 15 years का प्लान क्या है। डू यू शेयर योर विज़न विद अस, कि आप हमारे साथ अपनी विज़न शेयर कर सकते हैं कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कहाँ लेकर जाना चाहते हैं अपनी फाउंडेशन को, और किस तरह से लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो आगे बिल गेट्स ने क्या जवाब दिया, यू हैव आस्क्ड एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन टर्न 15 in 2015, जो हमारी फाउंडेशन है 15 साल की हो गई, 2015 में 15 साल की हो गई है। वी आर इन्वॉल्व इन फिलंथ्रॉपिक वर्क्स, कि हम मानवता भलाई के कामों के अंदर, उन कामों में हम अपने एफर्ट्स प्रदान कर रहे हैं। द लिव्स ऑफ द पुअर विल चेंज ड्रामेटिकली इन द नेक्स्ट 15 years, और अब जो है आगे आने वाले 15 सालों में पुअर जो गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो एक बहुत ही अहम मोड़ लेगी, बहुत ही सुंदर मोड़ लेगी, उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल ही बदल जाएगी। द गोल्स वी अडॉप्ट आर स्पेसिफिकली इन द हेल्थ, फार्मिंग, एजुकेशन एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स, और हमारे गोल क्या है, हमारे जो एम क्या है हमारे इस काम करने का, कि हम हेल्थ को बढ़ावा देना चाहते हैं, फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, एजुकेशन एंड फाइनेंशियल सेक्टर मतलब लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। आगे अंजू क्या कहती है, ओके काइंडली एलैबोरेट ऑन दिस। आगे अंजू ने बोला एलैबोरेट मतलब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करो कि आप क्या करना चाहते हैं, कि आपके क्या गोल्स हैं, तो आप उसको प्लीज़ एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो आगे बिल गेट्स ने क्या कहा, वी आर पुटिंग इन मोस्ट मनी इन द हेल्थ केयर सेक्टर्स, कि हम सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो हेल्थ केयर सेक्टर मतलब लोगों के स्वास्थ्य वाले क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सबसे ज़्यादा पैसा लगाएंगे। और वर्क इज़ रिलेटेड टू अपस्ट्रीम साइंस, हमारा जो काम है वो साइंस को बढ़ावा देना, विज्ञान को बढ़ावा देने हैं। इन्वेंटिंग वैक्सीन्स, ताकि हम नई नई दवाइयाँ ईजाद कर सकें, इन्वेंट मतलब ईजाद करना या फिर प्रोड्यूस करना, बनाना। एंड ऑल्सो इंश्योरिंग दे रीच चिल्ड्रन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये भी हम इंश्योर करना चाहते हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं वो वर्ल्ड में, पूरे संसार में हर एक बच्चे तक पहुँचे, जो कि ज़रूरी वैक्सीन्स एक बच्चे को लगनी चाहिए। These are mainly vaccines for diseases like diarrhea। ये वैक्सीन्स कौन सी हैं, मेनली फॉर डायरिया जो बच्चों को हो जाती है, दस्त वगैरह जो होते हैं, इस तरह का पेट खराब होता है उससे, एंड सम रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी मतलब सांस की बीमारियाँ। एंड दीज वैक्सीन्स कैन सेव ओवर 500,000 lives इन फ्यूचर, और ये जो वैक्सीन्स हैं वो आधा 500,000 जिंदगियों को बचा सकती है फ्यूचर में, आगे आने वाले टाइम में 500,000 लोगों को ये दवाइयाँ हैं जो वो बचा सकती हैं। वी आर रेजिंग मोर मनी फॉर दिस पर्पज, और हम इसके लिए और भी ज़्यादा मनी रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अंजू, व्हाट अबाउट द फार्मिंग सेक्टर, और फिर आगे अंजू क्या पूछ रही है कि फार्मिंग सेक्टर्स में मतलब जो कृषि का क्षेत्र है, जो खेती का क्षेत्र है, उसमें आपके क्या विचार हैं, उसमें आप क्या करेंगे। So in answer what Bill Gates is saying, with growth in world population, जैसे जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो जो बढ़ रही है, it is essential that world food productivity improves to almost double by 2050। उन्होंने क्या बोला कि जैसे हमारी जो कंट्री है, जो हमारी संसार है, उसकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग 2050 तक 2050 तक, अभी 2020 चल रहा है, तो अप टू 2050 जो हमारी फूड प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो हम
खाना पैदा कर रहे हैं, खाद्य उत्पाद जो है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी जो कैपेसिटी है वो डबल हो जानी चाहिए जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इट इज़ वेरी लो इन अफ्रीका। अफ्रीका में ये जो है फूड प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट फार्मर यूज़ बेटर सीड्स। तो हम इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फार्मर्स हैं, जो खेती करते हैं, जो किसान हैं, वो अच्छे सीड्स, अच्छे बीज इस्तेमाल करें। अडॉप्ट द मेथड ऑफ ग्रोइंग 2 क्रॉप्स इन अ सीजन, और इस तरह के मेथड्स अडॉप्ट करें कि जिससे वो एक ही सीज़न में 2 क्रॉप्स, 2 तरह की खेती कर सके, 2 तरह की चीज़ें उगा सके। एंड रोटेट क्रॉप्स, और वो क्रॉप्स को रोटेट करें, मतलब एक बार अगर उन्होंने एक सब्जी उगाई तो नेक्स्ट टाइम दूसरी, फिर दूसरी, और वो उसको अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको रोटेट करें। तो उससे क्या होता है, जो ज़मीन है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। इफ़ द फार्मर्स डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय फर्टिलाइजर, देयर शुड बी क्रेडिट सिस्टम। और अगर इस काम के लिए फर्टिलाइजर्स वगैरह, मतलब जो खाद वगैरह डालते हैं खेतों में, अगर उसको परचेज करने के लिए फार्मर्स के पास पैसे नहीं हैं, देन देयर शुड बी क्रेडिट सिस्टम। तो उनको उधार देने का सिस्टम भी होना चाहिए। इन मैनी कंट्रीज इन अफ्रीका न्यू मेजर्स आर बीइंग अडॉप्टेड टू टैकल द प्रॉब्लम्स। और इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नए नए सुझाव अप्लाई किए गए हैं, बहुत सारे सुझाव अपनाए गए हैं। वी विल वर्क इन दिस डायरेक्शन, और हम इस डायरेक्शन में काम करने वाले हैं। देन व्हाट अंजू इज सेइंग, यस, हंगर एंड malnutrition आर बिग थ्रेट। तो उन्होंने क्या बोला, हंगर मतलब भूखमरी, मतलब लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, एंड माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, मतलब जितना एक बंदे को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जितना उनको एक डाइट मिलनी चाहिए, उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो उसको बोलते हैं कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का कमी होना, दैट इज़ माल न्यूट्रिशन। तो ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है, बहुत बड़ी एक काइंड ऑफ ह्यूमन लिव्स को, हमारी जो इंसान है उनके लिए बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देन बिल गेट्स ने क्या कहा, फूड प्रोडक्टिविटी नीड टू गो अप सो दैट पीपल हैव मोर फूड एंड न्यूट्रिशन फूड। उन्होंने क्या बोला बिल गेट्स ने, कि फूड की जो पैदावार है, खाने की जो खाद्य पदार्थों की जो पैदावार है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को ज़्यादा खाना मिल सके एंड न्यूट्रिशियस खाना मिल सके, जिसके अंदर अच्छा पोषण हो, इस तरह के खाने उनको मिल सके। देन अंजू क्या बोल रही है, सर लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन। तो आइए हम अब एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू फोरसी इन दिस फील्ड, कि आप इस फील्ड में क्या देखते हैं, आपका क्या नज़रिया है, आप आगे के बारे में क्या सोचते हैं। विल देयर बी अ रिमार्केबल डेवलपमेंट देयर, क्या इस क्षेत्र में भी बहुत प्रशंसनीय डेवलपमेंट होगी, क्या एजुकेशन के क्षेत्र में भी कोई डेवलपमेंट होगी। बिल गेट्स, ओ यस, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन देयर विल बी ट्रिमेंडस चेंजेस। हाँ, फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। ट्रिमेंडस मतलब बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। देयर विल बी अ ब्रॉडर नेटवर्क बिटवीन लर्नर्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। और एक ऐसा नेटवर्क बनने वाला है, ब्रॉड मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क बनने वाला है, बिटवीन द लर्नर्स मतलब जो पढ़ने वाले हैं, टीचर्स जो पढ़ाने वाले हैं, एंड पेरेंट्स जो उनके लर्नर्स के जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, एंड फ्रेंड्स। तो इनके बीच में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनने वाला है। अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ऑफ मच बेटर क्वालिटी विल बी अवेलेबल ऑन द फोन। और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी जो सूचनाएं हैं, वो सारी कहाँ मिल जाएगी, बेटर क्वालिटी के साथ फ़ोन पर भी उपलब्ध हो जाएंगी। एंड टैबलेट वगैरह, टैबलेट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ स्मॉल मोबाइल, और यू कैन से काइंड ऑफ लैपटॉप, दैट इज़ टैबलेट। इट विल नॉट इन्वॉल्व ओनली लेक्चर्स बट विल बी मोर इंटरेक्टिव इन नेचर। उनने बोला कि उसके ऊपर जो हम अभी आपके थ्रू अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो भेज दूँ, आप उसको देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि सिर्फ लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं होंगे, बल्कि इट विल बी मोर इंटरेक्टिव इन नेचर। इंटरेक्टिव मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत करना, जैसे अब जूम के थ्रू लोगों की क्लासेस चलती हैं, हमारी भी कुछ जैसे क्लासेस चलती है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती होगी, आपने भी की होगी, वीडियो चैट जिसको बोलते हैं। आप कभी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने किसी घर के मेंबर के साथ, फैमिली के साथ चैटिंग करते हैं, वीडियो चैटिंग करते हैं। तो क्या आपने पहले कभी एक्सपेक्ट किया था कि हम अगर कितने किलोमीटर दूर एक दूसरे से हैं तो उनको देख पाएंगे या फिर उनसे हम बात कर पाएंगे? तो दैट इज़ ऑल पॉसिबल। सो नाउ इट इज़ ऑल पॉसिबल। अब जैसे अगर हम इतनी दूर हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ और आप अपने घरों में बैठे हैं,
तो आपने क्या सोचा था कि इस तरह से भी स्टडी हो पाएगी, लेकिन अब पॉसिबल है। तो उन्होंने बोला कि अब जो आगे आने वाले टाइम में होगा दैट इज मोर इंटरेक्टिव मतलब एक दूसरे के साथ डिस्कशन भी हो पाएगी, एंड दैट इज नाउ गेटिंग पॉसिबल। यू वुड हैव सीन, जैसे हम लाइव लेसन्स करते हैं या फिर लाइव टीचिंग करते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ चैटिंग कर सकते हैं, बच्चे अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं और टीचर उनको इजीली एलैबोरेट कर सकते हैं। तो दैट इज इंटरेक्शन। In the next 15 years, most energy will go into developing the basics reading and writing in poor countries. और अगले 15 सालों में हमारी ज़्यादा एनर्जी कहाँ लगने वाली है, किस चीज़ को डेवलप करने के लिए? बेसिक्स रीडिंग एंड राइटिंग इन पुअर कंट्रीज। जो पुअर गरीब कंट्रीज जो हैं उनके अंदर रीडिंग एंड राइटिंग को इम्प्रूव करने में लगने वाली है। अंजू क्या पूछ रही है? व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन? आपका जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में क्या विचार है एजुकेशन के अंदर? जेंडर मतलब आप कह सकते हैं मेल एंड फीमेल, मतलब लड़की एंड लड़का। इनइक्वालिटी मतलब उसमें असमानताएं, मतलब आप लड़के को तो पढ़ने दे रहे हैं, लड़की को नहीं पढ़ने दे रहे। तो इस इनइक्वालिटी के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो बिल गेट्स ने क्या कहा? कंट्रीज आर मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन गर्ल्स एजुकेशन। और अभी जो है बिल गेट ने बोला कि जो कंट्रीज हैं, अलग अलग जो देश हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं लड़कियों की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। द आइडिया ऑफ प्राइमरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स हैज़ बीन एक्सेप्टेड। एक आइडिया जो था कि प्राइमरी एजुकेशन हर लड़की को मिले, वो आइडिया एक्सेप्ट किया जा चुका है। मतलब एक काइंड ऑफ यू कैन से 5th तक की पढ़ाई हर एक लड़की के लिए कंपलसरी कर दी गई है, एंड इस आइडिया को एक्सेप्ट कर दिया गया है। दैट इज़ प्राइमरी एजुकेशन। एंड फॉर सेकेंडरी एंड कॉलेज एजुकेशन द आइडिया हैज़ टू बी वर्कड अपॉन। और आगे की पढ़ाई के लिए और कॉलेज एजुकेशन के लिए इस आइडिया के ऊपर काम करना अभी बाकी है। इट इज़ अ कल्चरल थिंग एंड डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स, बट प्रोग्रेस विल डेफिनेटली बी देयर। उन्होंने क्या बोला कि लड़कियों की जो एजुकेशन है ये कल्चरल थिंग है, मतलब लोग जो हैं अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने उनकी जो विचारधाराएं हैं, जो उनके पहले उनके जो नॉर्म्स बने हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग इन पे काम चलता है। और किस चीज़ पे डिपेंड करता है? पेरेंट्स की माइंडसेट पे, कि उनका जो है दिमाग में उनके जो विचारधाराएं हैं, उनका जो कल्चरल है, जो उनकी जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उनमें क्या चल रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट प्रोग्रेस विल डेफिनेटली भी दे, लेकिन इस क्षेत्र में भी प्रोग्रेस जरूर होगी। देन व्हाट अंजू इज सेइंग, सर योर व्यूज एंड विजन आर रियली एनलाइटनिंग। योर कमिटमेंट टूवर्ड्स सच ए नोबल कॉज इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग। उन्होंने क्या बोला, अंजू ने क्या बोला कि आपकी जो व्यूज़ हैं और आपकी जो विज़न है, आपका जो नज़रिया है, आपके जो आगे आने वाले टाइम के लिए जो गोल्स हैं, दैट आर एनलाइटनिंग मतलब शिक्षाप्रद है, मतलब उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इस तरह के उनके आपके जो हैं व्यूज़ हैं। एंड योर कमिटमेंट टुवर्ड्स सच ए नोबल कॉज इज़ वेरी इंस्पायरिंग। और आपकी जो कमिटमेंट है, आप जो जिस तरह से अपने आप को आपने इस काम में इन्वॉल्व कर रखा है, बिजी कर रखा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, हमें इनकरेज करता है कि हम भी समाज भलाई के कुछ काम करें। एंड बिल गेट्स ने क्या कहा आगे? वेल आई होप दैट वी कैन पास ऑन अ बेटर वर्ल्ड टू योर जनरेशन। मैं ये आशा करता हूँ कि हम आपकी जनरेशन को, आगे आने वाली जनरेशन को एक सुंदर संसार दें, अच्छा संसार दें। एंड यू विल ऑल कैरी फॉरवर्ड द गुड वर्क टू द नेक्स्ट लेवल। और आप सब मिलकर इस अच्छे काम को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएँ। अंजू ने क्या कहा? श्योर सर, हाँ जी जरूर सर। आई थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड शेयरिंग योर व्यूज़। मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ आपने टाइम बिताया और अपनी व्यूज़ हमारे साथ शेयर की। एंड बिल गेट्स ने आगे क्या बोला? माई प्लेजर, आई एन्जॉय टॉकिंग टू यू, थैंक्स। इसमें मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है, मैंने आपसे जो बातें की और मुझे आपके साथ बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर बिल गेट्स, अ डायलॉग विद बिल गेट्स। आई होप you all understood. Thank you very much.